हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, राइट। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, हमने देखा कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये शुरू हुए थे 1991 में। 1991 के अंदर शुरू हुए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इसके साथ ही हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जरूरत अब ज्यादा है। हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने पूरे के पूरे जो हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है। बेसिकली डेवलपमेंट के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि 1991 से पहले क्या था, हमारा ज्यादातर जो सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थे। लेकिन 91 के बाद हमने बात करी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा, उसको ओवरहॉल करना होगा। तो इसके लिए हमने देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर में हमने नेशनलाइजेशन करी थी बैंक्स की, उसको 3 डिकेड्स पूरे हो चुके हैं। और विद इन दीज 3 डिकेड्स जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्प्रेड हो चुका है। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी स्प्रेड हो चुका है। और जियोग्राफिकल कवरेज जो है हमारी बैंक्स की वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन स्टिल हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम है ना उसमें बहुत सारी कमियां भी है, वीकनेसेस बहुत देखने को मिली, राइट। लेट 80s के टाइम पे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था, उसमें बहुत सारी वीकनेसेस थी। तो अभी भी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसमें चेंजेस लाने की जरूरत थी, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत थी, सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। अब देखो, इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होगी तभी तो ग्रोथ होगी ना, तभी तो डेवलपमेंट होगी। तो अब इसीलिए हम लेकर आए थे 1991 के बाद। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एरा शुरू हो गया। 91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद ही हम लेकर आए थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो इसके लिए 14 अगस्त 1991 में बनी थी कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। और ये जो कमेटी बनी थी, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसको लेकर इन सब चीज़ों को इन्होंने एग्जामिन किया। उसके बाद इस कमेटी ने रिगार्डिंग द रिफॉर्म ऑफ द बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम, तो इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो रिकमेंडेशन में इन्होंने अपनी कुछ अजम्पशंस दी बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, कुछ सुजेशंस दिए। अब इनकी अजम्पशंस क्या थी? इसकी अजम्पशन थी कि जो बैंक के रिसोर्सेज है, बैंक के जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से आ रहे हैं? बैंक्स के रिसोर्सेज आ रहे हैं जनरल पब्लिक से, आम जनता से, जो हम जैसे लोग हैं। तो वो बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। तो बैंक के रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? जनरल पब्लिक से आ रहे हैं। तो बैंकों की ये ड्यूटी बनती है कि वो जनरल पब्लिक के ट्रस्ट को बनाए रखें और जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पैसा जमा करवा रहे हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे पाए। तो ये बैंक्स की ड्यूटी है। तो बेसिकली जो अजम्पशंस बैंक्स ने दी थी वो क्या इंप्लाई कर रही है? अजम्पशंस बोल रही है कि जो लोग बैंक में आ रहे हैं, बैंक में आकर पैसा अपना डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो ज्यादातर बैंक के जो रिसोर्सेज है वहीं से तो आ रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है उनका कोई हक नहीं बनता कि वो जो आम जनता का पैसा है उसको फालतू में इस्तेमाल करे, जैसे कि अपनी पार्टी के लिए, पार्टी फंड के लिए उसी पैसे को यूज करे, या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के रिसोर्सेज के लिए आम जनता के पैसे को यूज करे, या सोशल बैंकिंग के लिए, या पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड कितनी सारी स्कीम्स चल रही होती है, तो उन स्कीम में आम जनता के पैसे को यूज करे। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी राइट नहीं बनता है, राइट। और क्या असम्पशंस है कि जो गवर्नमेंट है, जो बैंक के फंड्स है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ले, इस पे भी गवर्नमेंट का कोई भी हक
नहीं है। अब देखो गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेती है, क्यों लेती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलानी होती है, राइट। सोसाइटी में पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होती है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होती है। तो ऐसी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट बैंकों से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले, ऐसा गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं है। जो आम नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो वो बैंकों से पैसा ले। जैसे कि अब देखो बैंकों के पास पैसा कहां से आ रहा है? जनरल पब्लिक से आ रहा है, उनसे कुछ इंटरेस्ट लेगी बैंक। सपोज फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक जो बैंक में पैसा जमा करवा रही है, उसके बदले में बैंक उसको 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रही है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें जो पैसा चाहिए वो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे तो बैंक्स का लॉस हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि आम जनता का जो पैसा है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आगे घुमाए, आगे अपनी जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, उसमें यूज करे। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के चल रहे हैं, जो भी है 7, 8, 9%, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए बैंक्स को, राइट। इसके अलावा ये जो कमेटी थी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस दी। ये जो कमेटी थी इसको नरसिम्हन कमेटी भी बोला जाता है। तो इसका एम क्या था? इसका मेन एम ये था कि जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है बैंक्स की, उसको हमें और बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मतलब वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस ले पाए, ना कि वो अपने डिसीजंस के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करें, राइट। और बैंकिंग ऑपरेशंस में प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। इसके अलावा जो कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज थी, इन्होंने कुछ और भी रिकमेंडेशंस दी। तो इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके सारे कैटेगरीज हम देखते हैं। हालांकि ये जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CRR, SLR तो बहुत डिटेल में यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को, राइट। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है? ऑन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग RBI ये जो है कमेटी थी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी थी? इन्होंने बोला कि जो CRR का पैसा पड़ा होता है, कैश रिजर्व रेशियो का जो पैसा बैंक्स का RBI के पास पड़ा होता है, उस पैसे को RBI जो है वो अपने मॉनिटरी कंट्रोल के लिए या क्रेडिट कंट्रोल के लिए ना यूज करे, राइट। और RBI को अगर मॉनिटरी कंट्रोल के लिए पैसा चाहिए या क्रेडिट कंट्रोल के लिए पैसा चाहिए तो वो सीधा पैसा कहां से ले? ओपन मार्केट ऑपरेशन से, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो चल रहे होते हैं तो उन पे रिलाय करना चाहिए RBI को। किस चीज के लिए? जो भी उनके मॉनिटरी कंट्रोल के लिए उनको पैसा चाहिए। तो इसके लिए 2 प्रपोजल्स दिए रिगार्डिंग द CRR। इन्होंने बोला कि जो CRR का प्रेजेंट लेवल है ना, पहले CRR हमने पढ़ा था जब हम CRR और SLR पढ़ रहे थे, कि जो CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की जो मिनिमम अमाउंट थी ना, जो मिनिमम लेवल था वो बहुत हाई था, राइट। मिनिमम जो लेवल था कैश रिजर्व रेशियो का बहुत हाई था। तो इस कमेटी ने क्या बोला कि जो कैश रिजर्व रेशियो है उसका जो मिनिमम लेवल है वो कम किया जाए। दूसरा क्या है? जो CRR बैंक्स का पड़ा है RBI के पास, उस पे RBI को थोड़ा बहुत एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए, राइट। इसके अलावा सेम SLR के रिगार्डिंग भी कुछ सुजेशंस दिए कमेटी ने। SLR के रिगार्डिंग क्या सुजेशंस दिए? इन्होंने बोला कि जो SLR जो भी है, SLR की भी जो मिनिमम अमाउंट है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो SLR था वो 38.5% तक चल रहा था। अब देखो सीधी सी बात है, अब बैंक्स जो है उनको कुछ CRR की फॉर्म में RBI के पास रखना है, कुछ SLR की फॉर्म में RBI के पास रखना है। अब पहले ये दोनों जो थे, दोनों का जो रेट था बहुत हाई था, तो उस अकॉर्डिंग जो बैंक्स का 40 to 45% जो भी बैंक्स के पास पैसा आता था वो CRR और SLR की फॉर्म में RBI के पास चला जाता था। कुछ CRR बैंक अपने पास रखता था, CRR बैंक RBI के पास रखता था, SLR अपने पास रखता था। तो आफ्टरऑल होता गया था, बैंक को 40 to 45% जो बैंक का कैश जितना भी पैसा होता था वो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता था, और पीछे बैंक के पास कितना बचता था? 50 to 55% बचता था, 55-60% कुछ अप्रोक्सीमेटली बचता था, जो आगे मार्केट में वो यूज करती थी लोन्स वगैरह देने के लिए जनरल पब्लिक को।
तो अब यहाँ पे क्या था, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होता नहीं था लोन देने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बैंक को अपने पास ही रिजर्व रखना पड़ता था। अब बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज करेगी वो ज्यादा चार्ज करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो कमेटी थी फाइनेंशियल सर्विसेज की, इन्होंने क्या बोला कि बैंक का जो CRR रेट है और SLR रेट है इसको कम किया जाए, CRR भी और SLR भी कम किया जाए, सो दैट कि बैंक्स के पास पैसा ज्यादा हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों को लोन्स देने के लिए, सो दैट कि लोन्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स चार्ज करे वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, राइट। नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या सजेशंस दिए, क्या रिकमेंडेशंस थी ऑन डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम। डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम में भी इन्होंने कुछ सजेशंस दिए। इन्होंने क्या बोला कि जो सेक्टर्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, जो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, अपनी मैच्योर स्टेज में है, उनको और ज्यादा स्पेशल सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या है, अब एक ही सेक्टर को पकड़ लिया, उसी को सपोर्ट करे जा रहे हो, उसी को सपोर्ट करे जा रहे हो, तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जो सेक्टर ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, मैच्योर स्टेज में है, तो उनको अब आगे अपने आप बढ़ने दो, ना कि उनको अब और ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये बात गलत है। अब से उनको जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो वो बंद किया जाए, उनको और ज्यादा सब्सिडीज जो आप दे रहे हो बिना मतलब की वो भी बंद की जाए। तो यहाँ पे हमारी सरकार क्या बोल रही है, सरकार नहीं बोलेंगे, ये जो कमेटी है CFS, तो CFS की क्या रिकमेंडेशन है, CFS बोल रही है कि जो वीकर सेक्शन है, जो कुछ हमारे वीकर सेक्शन है, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट की जरूरत है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट हम इन वीकर सेक्शन को दे रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट भी टेम्परेरी होनी चाहिए, परमानेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्टर को या एक ही सेक्शन को, वीकर सेक्शन को आपने पकड़ लिया और उन्हीं को सपोर्ट करे जा रहे हो, ये बात गलत है। ये टेम्परेरी बेसिस पे होनी चाहिए, कुछ टाइम के बाद इसको बंद करना है, परमानेंट इनको नहीं करना है। फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स का। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में कौन कौन से सेक्शंस आ जाते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में आ जाते हैं हमारे जैसे मार्जिनल फार्मर्स हो गए, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें वगैरह नहीं है, या फिर रूरल आर्टिसंस हो गए, विलेज इंडस्ट्रीज हो गई, कॉटेज इंडस्ट्रीज, या फिर टाइनी सेक्टर्स, जो छोटे मोटे सेक्टर्स हैं, ये आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के अंदर ये जो सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, मार्जिनल फार्मर्स हो गया, रूरल आर्टिसंस, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, टाइनी सेक्टर, तो इनको इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को इन्होंने रीडिफाइन किया। रीडिफाइन करने के बाद इन्होंने बोला कि जो बैंक्स क्रेडिट दे रही है, जो लोन्स वगैरह दे रही है, उसका 10% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के लिए फिक्स किया जाए, राइट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के लिए कितना फिक्स किया, 10%। बैंक्स की जितनी भी टोटल लैंडिंग्स है उसका 10% कहा जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के पास। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में कौन कौन से सेक्टर है ये मैंने बताया है, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस, ये सारे आ जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो बैंक है वो 10 लाख करोड़ का या 100 लाख करोड़ का वो क्या दे रही है, लोन दे रही है, 100 लाख करोड़ का वो बैंक लोन दे रही है। तो ये जो 100 लाख करोड़ है इसमें से 10% कितना बन जाएगा, 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ का जो लोन है ये किसके पास जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के पास, राइट। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की कॉम्पोजिशन है ना, उसको भी हर 3 साल के बाद रिव्यू करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशंस थी हमारी कमेटी ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज की। इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन इन्होंने दी कि जो इंटरेस्ट रेट्स है, इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से होने चाहिए, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होने चाहिए। और जो हम डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग्स पे जो हम इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी कंट्रोल्स है इंटरेस्ट रेट के, उन सबको विथड्रॉ किया जाए। और साथ ही साथ जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में जो स्मॉल साइजेस के जो हम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन्स वगैरह दे रहे हैं, इन सबको फेज आउट किया जाए। और साथ ही साथ जो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो सब्सिडीज दे रहे हैं, लोन्स के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं, उन सबको भी
विथड्रॉ किया जाए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी बाकी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैंक रेट के अकॉर्डिंग सेट होने चाहिए, बैंक रेट के आसपास होने चाहिए, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उसको कौन डिसाइड करेगा इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को? तो आरबीआई के पास ही पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि वो कैसे सिंप्लीफाई कर सकती है इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को, राइट। फिर नेक्स्ट आता है ऑन स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स की रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्या सजेशंस दी? इन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नंबर है इनको कम किया जाए। अब देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नंबर कैसे कम कर सकते हैं? मर्जर एंड एक्विजिशंस के थ्रू। दो बैंक्स को मर्ज कर दो या फिर एक बैंक कोई दूसरी बैंक को एक्वायर कर ले, तो मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नंबर है उसको कम किया जाए और साथ ही साथ जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर में एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ऐसे नहीं है कि बैंक्स का नंबर ही कम करना है, नंबर कम करने का मतलब ये है कि जो बैंक्स का जब नंबर कम रह जाएगा तो उनको हम और ज्यादा एफिशिएंटली कंट्रोल कर पाएंगे, एफिशिएंटली हम वहां पे काम कर पाएंगे और जो बैंकिंग ऑपरेशंस है वो भी हम अच्छे से सेट कर पाएंगे, राइट। बैंकिंग ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू कम करना है, राइट। इसके अलावा आरबीआई का डुअल कंट्रोल, बैंकिंग डिवीजन, ये दोनों साथ ही साथ होने चाहिए, इमीडिएटली इनको लागू करना है। और जो बैंकिंग सिस्टम का जो रेगुलेटरी प्राइमरी एजेंसी है रेगुलेशन की, वो कौन सी रहनी चाहिए? आरबीआई टू बी मेड द प्राइमरी एजेंसी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो फ्री होने चाहिए एंड ऑटोनॉमस, मतलब वो अपने मर्जी से काम करे, अपने डिसीजन खुद लें। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो या सब्सिडीज दे दो या फिर लोगों के लोन माफ कर दो तो इनको करना ही पड़े, वो अपने हिसाब से ऑटोनॉमस तरीके से अपने काम करे, राइट। और बैंकिंग सेक्टर की ऑटोनॉमी को लेकर, इसकी इंडिपेंडेंस को लेकर जितने भी इश्यूज है उनकी डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस जो भी है उनको कौन एग्जामिन करेगा? आरबीआई एग्जामिन करेगा, राइट। और जो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका जो वर्क टेक्नोलॉजी है उनको चेंज करने की जरूरत है, उनके कल्चर में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, सो दैट कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको हम और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके, इंटरनली कॉम्पिटिटिव बना सकें और उनमें हम और ज्यादा इनोवेशन ला सकें। बाहर की जो बैंक्स है, अब्रॉड की बैंक्स है, वहां से हम इनोवेटिव जो कल्चर है वो इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पे भी हम लागू कर सकें। फाइनली इन्होंने क्या बोला पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सीएमडी की अपॉइंटमेंट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक जो होता है, जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो किसी पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन है उसकी पॉलिटिकल अप्रोच बहुत हाई है तो उस बंदे को बैंक का सीएमडी बना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएमडी की अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बनना चाहिए एक्सपर्ट्स का और उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल कैंडिडेट है सीएमडी की पोस्ट के लिए उसी को ही फाइनल जो है सीएमडी बनाना चाहिए बैंक का। पॉलिटिकल बेसिस पे किसी भी बंदे को उठाकर बैंक का सीएमडी नहीं बनाना चाहिए, राइट। फिर लास्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और फंड से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशन है कि जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक्स के हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको टैकल करने के लिए बैंक्स की बात कर लो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लो तो वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिन्होंने लोन ले रखा है और वापस नहीं किया है। तो उनके लिए इन्होंने ये जो कमेटी थी इसने क्या सजेशंस दिए कि उनके लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई चाहिए, राइट। अलग अलग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होनी चाहिए या एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स होने चाहिए सो दैट कि वो जो लोन्स है उनकी रिकवरी कर सके, राइट। और ये जो कमेटी है इन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करा है, किसके लिए? जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी हालात है, पब्लिक सेक्टर बैंक के हालातों को लेकर सीधा सीधा ये जो कमेटी थी इन्होंने किसको ब्लेम दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते हुए जो बैंक्स है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन बैंक्स के ऊपर, राइट। इसके अलावा कुछ और भी सजेशंस दिए थे इस कमेटी ने।
तो और क्या सजेशन दिए 1993 में, ये जो कमेटी थी CFS कमेटी जो थी, इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनको भी ओपन होने की अब परमिशन है, राइट। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक ही होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अब आना चाहती है मार्केट में, तो वो सेटअप हो सकती है प्राइवेट सेक्टर बैंक भी। तो पहली बैंक कौन सी बनी थी? UTI, हमने पढ़ा है अभी लास्ट वीडियो में शायद से पढ़ा था। तो 1993 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री जो थी वो ओपन कर दी। इसके अलावा जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है इनकम रिकॉग्निशन के रिलेटेड या फिर एसेट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख दिया RBI ने। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होते हैं, एक पूरा का पूरा टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर आगे, तो उसको हम तब वहां पे डिस्कस करेंगे। इन जो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। और जो बैंकिंग रेगुलेशन का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने की बात करी गई थी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।